Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram College, 17 RB Rising Nagar. Students, today we are going to discuss a poem by A.K. Ramanujan which is Ecology. इकोलॉजी पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर है. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइम है और इस पॉइम का जो टाइटल है वो बहुत ही फेमिलियर है आप सभी लोगों के लिए. आप इकोलॉजी के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स. तो इकोलॉजी एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पॉइम है बाय A.K. रामानुजन. ओके, अब इससे पहले कि हम इस पोइम को डिस्कस करें, इस पोइम की थीम के बारे में हम जानें, इस पोइम के स्ट्रक्चर को, इस पोइम के टेक्स्ट को हम पढ़ें, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट A.K. रामानुजन. A.K. रामानुजन के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है. तो हम सबसे पहले उन्हीं का एक शॉर्ट लिटरेरी बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन करेंगे. उसके बाद में हम इस पोइम पर भी पूरी तरीके से हम इस पोइम को डिस्कस करेंगे. इसको हम लाइन बाय लाइन एनालाइज भी करेंगे. ओके, तो एक शॉर्ट आपको मैं थोड़ा सा पॉइंट के बारे में बता देता हूँ कि इकोलॉजी क्या होती है, जिसको आप पारिस्थितिकी कहते हैं ना, कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग्स हैं, उनका आपस के अंदर जो भी इंटरकनेक्शन है और जो कुछ भी उनका आपस में उनका जो इंटरकनेक्शन है और जो कुछ भी उनका हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे जो उनका रिलेशन है, उन सभी के बारे में जो डिस्कस कौन करता है, इकोलॉजी करता है ना. इकोलॉजी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी संसार के अंदर लिविंग है या नॉन लिविंग है, उनका आपस में रिलेशन और उनका हमारे इस इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, और इस चीज़ का जो स्टडी कौन करता है, इकोलॉजी करता है. ओके, तो आगे लेटर ऑन हम इकोलॉजी को और भी ज़्यादा डीपली डिफाइन करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं A.K. रामानुजन का एक लिटरेरी शॉर्ट बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन. सबसे पहले अगर हमने बात करें तो A.K. रामानुजन बॉर्न ऑन 16 ऑफ मार्च 1929 मैसूर के अंदर इनका बर्थ हुआ और इनकी डेथ होती है 13 ऑफ जुलाई 1993. 1993 के अंदर इनकी डेथ होती है. बेसिकली ये एक इंडियन है लेकिन बाद में ये शिकागो में शिफ्ट हो जाते हैं. येट अनदर आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमने पहले किए थे ना, आगा शाहिद अली की एक पोइम की थी पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, वो भी क्या थे, कश्मीरी अमेरिकन थे, है ना. तो ये भी एक इस तरीके की पॉइंट है कि जो बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं, इंडिया से करते हैं, बाद में कहाँ चले गए, USA चले गए, जैसा कि आगे लिखा भी हुआ है कि इनकी डेथ कब हुई, 1993 के अंदर हुई थी, शिकागो इलिनॉइस यूनाइटेड स्टेट्स है. और इनकी लैंग्वेज बेसिकली जो थी वो इंग्लिश थी, कन्नड़ में भी लिखते थे. एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से इनकी हुई. नोटेबल अवार्ड्स, मैक ऑर्डर फेलोशिप अवार्ड इनको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, अवार्डेड फॉर द सिलेक्टेड पॉइम्स एंड पद्मश्री से भी इनको स्टूडेंट्स सम्मानित किया गया इनको. ओके, तो लेटर ऑन ये शिफ्ट हो गए थे, USA में चले गए थे ये. ओके, तो आप इनको ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक इंडियन है लेकिन लिखते किस में थे, ये इंग्लिश में भी लिखते थे और कन्नड़ में भी लिखते थे. थोड़ा सा और इनके बारे में देखते हैं, इनके अपने कॉम्पोजिशंस के बारे में और देखते हैं. He wrote all his poetry in America, but the heart of his poetry in India and Indian culture. लगभग इन्होंने अपनी सारी जो पोइट्री थी वो कहाँ पे लिखी, अमेरिका में लिखी. लेकिन इनका जो हार्ट ऑफ हिज पोइट्री का मतलब क्या है कि इनके पोइट्री की जो थीम होती थी या जो उसका सब्जेक्ट होता था वो बेसिकली क्या था, इज इंडिया एंड इंडियन कल्चर. वो भारतीय था और भारतीय संस्कृति थी, इंडियन कल्चर था. The interior landscape, love poems from a classical Tamil anthology published in 1967. ये इनकी compositions के बारे में बात कर रहे हैं कि the interior landscape थी love poems from a classical Tamil anthology कब publish हुई, 1967 के अंदर. Speaking of Shiva published in 1973. The Literatures of India edited with Edwin Grew in 1974. Hymens for the Drawing 1981. Poems of Love and War 1985. फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, ऑरल टेल्स फ्रॉम द 20 इंडियन लैंग्वेजेस 1991. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए ये कुछ फेमस कॉम्पोजिशंस इनकी है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, बेसिकली आप A.K. रामानुजन के बारे में देखें तो A.K. रामानुजन, अतिपते कृष्ण स्वामी रामानुजन, ये इनका पूरा नाम है, बेसिकली नोन एज A.K. रामानुजन. ओके, तो फुल नेम इनका क्या था, अतिपते कृष्ण स्वामी नारायण था. बेसिकली ये इंडियन है. ओके, और लिखते किस में थे, इंग्लिश में लिखते थे और कन्नड़ में भी लिखते थे. तो
ये इनका एक शॉर्ट बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन था। अब हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करने वाले हैं हमारी आज की पोइम का। तो जैसा कि आपको मैंने पहले कहा था कि हम इकोलॉजी का वर्बल मीनिंग है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अब इकोलॉजी एक ऐसे रिलेशनशिप को स्टडी करता है जो किसके बीच में है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जितने भी प्राणी हैं, मानव को साथ में इंक्लूड करते हुए, और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में क्या वो इंटरकनेक्शन है, उसकी स्टडी कौन करता है, इकोलॉजी करता है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द वाइटल कनेक्शंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब दूसरी जो चीज़ है ये क्या करता है, उस वाइटल कनेक्शन को, मतलब उस संबंध को जानने में हमारी हेल्प करता है जो किसके बीच में है, बिटवीन प्लांट्स, जो वनस्पति में है और जो एनिमल्स में है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इस इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग है या जितने भी हमारी वेजिटेशन है, वनस्पति है, हमारा पर्यावरण है, हम सारे आपस के अंदर क्या है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि आप फूड चेन के बारे में सुना ना आपने कि हर कोई अपने खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे छोटे जीव जंतु है वो किसको खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, उन्हें फिर जो कार्निवर्स हैं, जो मांस खाने वाले हैं, वो उनको खा लेते हैं, और बाद में जाके उन्हें जो पैरासाइट्स वगैरह जो होते हैं उन्हें वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से एक फूड चेन चलती है, और आप ये कह सकते हैं कि हर कोई किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंध रखता है और एक दूसरे पे डिपेंड है। हम वेजिटेशन पे डिपेंड है, हम एनिमल्स पे डिपेंड है, वो हम पे डिपेंड है, वेजिटेशन हम पे डिपेंड है। तो आप ऑल इन ऑल फाइनली ये कह सकते हैं कि जितना भी हमारा आसपास का पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम सारे आपस में क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और हमारा आपस का जो कनेक्शन है इसी की स्टडी कौन करता है, इकोलॉजी करता है। आगे लिखा भी है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, और जो कुछ भी उनके आसपास का एनवायरनमेंट है। इकोलॉजी ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड हाउ वी कैन यूज अर्थ रिसोर्सेज इन वेज दैट लीव द एनवायरनमेंट हेल्दी फॉर फ्यूचर जनरेशन। कहता है कि इकोलॉजी क्या करता है, हमें इकोसिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और हमें अर्थ के उन रिसोर्सेज को किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हमने उनको हेल्दी बनाना है, ताकि हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम इन्वायरमेंट को बढ़िया छोड़ दें। देखिए, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट एज इज कि हम पर्यावरण को, हम इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको इम्बैलेंस कर दिया है। इकोलॉजिकल सिस्टम को हमने क्या कर दिया है, इम्बैलेंस कर दिया है, ड्यू टू द अनवांटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस। कि मानव का अनचाहा जो इंटरफेरेंस है ना हमारे नेचर के साथ में, हमारे इन्वायरमेंट के साथ में, हमारी इकोलॉजी के साथ में, तो उसने क्या कर दिया है, इकोलॉजिकल सिस्टम को इम्बैलेंस कर दिया है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने अपने ही फ्यूचर जनरेशन के लिए एक डेंजर पैदा कर दिया, हमने खतरा पैदा कर दिया। क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम अगर बैलेंस में रहेगा तो वी आर सेफ। अगर इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा बिगड़ता है, आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ओके, अब अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बढ़ती गई तो जो ग्लेशियर्स हैं, ओके, जो अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, तो फिर क्या होएगा, बहुत सारा पानी आएगा, और हम लोग उसमें, अब आप समझते हैं कि क्या होगा पानी आने के बाद में। ओके, अब देख रहे हैं गर्मी है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो सीजन्स हैं, पहले जो मानसून था वो सही टाइम पे आता था, लेकिन अब मानसून क्या होता है पता नहीं लगता, कहाँ आया और कहाँ नहीं आया। कई जगह तो वो बहुत लेट पहुँचता है, कई जगह पहुँचता ही नहीं है, वैसे पहले जैसे बारिश नहीं होती है। तो हमने क्या किया है, ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ है, अनवांटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है, जिसने हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर दिया है, आप कहें कि इम्बैलेंस कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये तो अपने पॉइंट से हट के बात किया कि इकोलॉजी का वर्बल मीनिंग क्या है। अब हमारी इस पॉइंट का टाइटल जो इकोलॉजी है उसके पीछे रीजन क्या है, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी इसलिए है क्योंकि इसमें एक ट्री है, चंपक ट्री। ओके, इस पॉइंट के अंदर एक पेड़ की बात की गई है जो कि चंपक ट्री है, और चंपक ट्री जिसपे रेड फ्लावर लगते हैं। अब जो चंपक ट्री है ना, वो जो हमारे पोइट हैं A.K. रामानुजन, उनकी माँ के लिए माइग्रेन का मेन कॉज बनता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार हमें किसी अरोमेटिक चीज़ से, किसी खुशबू वाली चीज़ से हमें एलर्जी होती है। तो वैसे आप ये कह सकते हैं कि पोइट की जो मदर है, पोइट की मदर को एलर्जी है। किससे एलर्जी है उनको, उस चंपक ट्री से। तो चंपक ट्री से एलर्जी होने के बावजूद भी उसकी जो माँ है पोइट की,
वो उस पेड़ को कटवाना नहीं चाहती, लेकिन पोइट क्या करता है, उस पेड़ को कटवा देना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी माँ के लिए ये दुख का कारण बन रहा है। ओके, तो इट्स अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ नेचर पोइम। ये एक अजीब प्रकार की नेचर पोइम है जिसके अंदर नेचर को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, बल्कि नेचर के नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उसको एक्सप्रेस किया गया है। बेसिकली आपने वर्ड्सवर्थ की नेचर पोइम्स को पढ़ा होगा, आपने तोरूदत्त की नेचर पोइम्स को पढ़ा होगा, जॉन कीट्स की कुछ नेचर पोइम्स को पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, नेचर को वो ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग नेचर, यहाँ पे ए.के. रामानुजन ने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया है। ओके, उस चंपक ट्री को वो कटवा देना चाहते हैं क्योंकि वो उसकी माँ के लिए माइग्रेन का कारण बनता है। अब और देखते हैं इस पोइम के बारे में थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। द पोइम इकोलॉजी इज टेकन फ्रॉम रामानुजन्स 3rd वॉल्यूम ऑफ पोइम्स। अब ये सोर्स बता रहा हूँ मैं कि इस पोइम को कहाँ से लेके आया है। उनकी पोइम्स की 3rd वॉल्यूम थी जिसका नाम क्या था, सेकंड साइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड साइट, जो कि कब पब्लिश हुआ था, 1986 के अंदर। तो इस कलेक्शन में से इकोलॉजी पोइम को लिया गया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि इकोलॉजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सेकंड साइट 3rd वॉल्यूम ऑफ ए.के. रामानुजन्स पोइट्री पब्लिश्ड इन 1896। उसके बाद में द पोइम, अब इस पोइम में है क्या, द पोइम पोर्ट्रेट्स रामानुजन स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द फैमिली एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ पोएटिक क्राफ्ट। अब इस पोइम के अंदर बात करें तो रामानुजन का जो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन फैमिली, कि जो उसका परिवार के प्रति इतना लगाव है, ओके, वो इस पोइम की मेन थीम बन जाती है। आपको बता दिया मैंने पहले ही कि वो माँ से बहुत प्यार करता है, अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, और अपनी फॉर द सेक ऑफ मैटरनल लव, अपनी उस माँ के प्रेम के लिए उस पेड़ को कटवा देना चाहता है। कहता है कि नहीं, क्योंकि ये मेरी माँ के लिए हर साल क्या बनता है, माइग्रेन का कारण बनता है। कहता है हर मानसून के अंदर जब इसकी स्मेल आती है तो उसकी माँ को भयंकर सिर का दर्द होता है, माइग्रेन होता है उसको। द पोइम इज अबाउट द सन्स डिवोशन टुवर्ड्स हिज मदर एंड हर डिवोशंस टू इकोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के डिवोशन की बात की जा रही है। एक तो सन्स डिवोशन है, सन यहाँ पे कौन है, जो ए.के. रामानुजन है, उसका तो डिवोशन किसके प्रति है, उसकी माँ के प्रति है। एंड हर, अब हर किसके लिए है, उसकी माँ के लिए है। एंड हर डिवोशन टू इकोलॉजी, और उसकी माँ किसके प्रति डेडिकेटेड है, इकोलॉजी के प्रति। दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द पोइम। ऐसा लगता है कि पोइम में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि पोइट जो है वो किसके प्रति डिवोशन रखता है, अपनी माँ के प्रति, और उसकी माँ किसके प्रति रखती है, नेचर के प्रति, और नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है कौन, ए.के. रामानुजन। तो इस पोइम के अंदर 2 प्रकार के, अगर मैं थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंटल लैंग्वेज में बताऊं, आपको मैं इकोलॉजिकल लैंग्वेज में बताऊं, तो 2 प्रकार के इसमें व्यू हैं। एक तो है इसके अंदर बायोसेंट्रिक व्यू। बायोसेंट्रिक व्यू किसका है, उसकी माँ का है। बायोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि जो बायो मैंने क्या होता है, जैव होता है। ओके, तो बायोसेंट्रिक व्यू तो किसका है, उसकी माँ का है। आप ये देखें, इसमें 2 प्रकार के व्यूज में कॉन्ट्रास्ट है। एक तो है बायोसेंट्रिक। अब देखिए बायोसेंट्रिक किसका है, उसकी माँ का है। पोइट्स मदर होल्ड्स बायोसेंट्रिक व्यू। बायोसेंट्रिक का मतलब कि वो जैव केंद्रित है, वो प्रकृति से प्रेम करने वाली है, वो प्रकृति के फेवर में है। वो कहती है कि भले ही ये मेरे को माइग्रेन देता है, लेकिन जितने फूल इसने हमें दिए हैं और इतने सालों से ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो मतलब ये इसका फायदा बहुत है। इसके अगेंस्ट, उसकी माँ के बिल्कुल अगेंस्ट जो पोइट है, पोइट का जो व्यू है वो क्या है, वो है एंथ्रोपोसेंट्रिक। ओके, अब देखिए बायोसेंट्रिक का मतलब क्या है, जैव केंद्रित, और एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या है, मानव केंद्रित। मतलब यहाँ पे ए.के. रामानुजन थोड़े से आपको सेल्फिश लगेंगे कि वो जो पेड़ है वो उसकी माँ को माइग्रेन दे रहा है, तो इस वजह से उसको काट देना चाहते हैं। लेकिन वो फूल्स देता है, इतने फ्लावर्स वो देता है, टर्नों से जो फ्लावर दिए हैं उनको, उनके जनरेशन वाइज चलता आ रहा है, तो उसको वो उस समय अवॉइड करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पोइम के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है पोइट और उसकी मदर के बीच में। पोइट ट्रूली डिवोटेड है अपनी माँ के प्रति, लेकिन उसकी माँ डिवोटेड है नेचर के प्रति। दैट इज वाई शी होल्ड्स बायोसेंट्रिक व्यू। और लेकिन वो अपनी माँ के प्रति इतना डिवोटेड है कि वो अपने माँ के दुख को सहन नहीं कर सकता। दैट इज वाई ही होल्ड्स एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। ओके, तो थोड़ा सा और अपन डिस्कस करते हैं इस पॉइंट के बारे में। इट डिपिक्ट्स द ब्लाइंड एंड इनोसेंट फेथ ऑफ एन इंडियन वुमेन। अब यहाँ पे ये पॉइंट इस बात को भी डिपिक्ट करती है किस प्रकार से एक इनोसेंट फेथ है
और ब्लाइंड मतलब किस प्रकार से एक अंधा और मासूमियत वाली आस्था रखती है ऑफ एक इंडियन वुमेन, एक भारतीय औरत। वो भारतीय औरत कौन है? पोइट की माँ है। मतलब उसको माइग्रेन मिल रहा है, उसको उससे एलर्जिक रिएक्शन है, लेकिन वो फिर भी उसके बारे में सोच रही है कि नहीं ये सदियों से खड़ा है, ये हमें फूल देता है, ये पुराना है, ये मेरी माँ की उम्र का है, ये मेरी उम्र का है। तो वो इस प्रकार से उसका अंधविश्वास है कि नहीं इसको नहीं काटना चाहिए। ओके, एक रामन इज डिवोटेड टू हिज मदर, ही इज वेरी एंग्री बिकॉज द फ्लावर्स ऑफ द रेड चंपक ट्री कॉज अ सीवियर हेडेक फॉर हिज मदर। अब वो तो अपनी माँ के प्रति डिवोटेड है और वो बहुत नाराज है क्योंकि उस चंपक ट्री की वजह से उसकी माँ को भयंकर सिर दर्द होता है, उसकी माँ को माइग्रेन होता है। द पोएट वांट्स टू कट down the red champak tree, but his mother is reluctant because of her tree are a sorts of good omen. अब उसकी माँ सोचती है कि ये उसके लिए अच्छा शकुन है, पेड़ है वो उनके लिए एक अच्छा शकुन है। ओमन आपने सुना होगा ना, शगुन और अपशगुन, है ना। तो गुड ओमन मानते हैं वो उसको। उसकी माँ कहती है भी वो तो पेड़ को कटवाना चाहता है पोइट तो, लेकिन उसकी माँ झिझकती है, रिलक्टेंट फील करती है, हेजिटेट होती है कि नहीं पेड़ को नहीं कटवाना चाहिए क्योंकि पेड़ उनके लिए क्या है? अच्छा है, पेड़ उनके लिए शुभ है। The conflict in the poem is generated by the fact that the mother becomes a strong advocate for the protection of nature, while the son represents the modern educated man who forgets his duty towards nature. अब इस poem के अंदर एक conflict आपको दिखेगा कि किस प्रकार से एक माँ है वो ट्रूली डिवोटेड है नेचर के प्रति, ओके, और वो नेचर को प्रिजर्व करना चाहती है और पेड़ को कटाना चाहती है। इंस्टेड शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर माइग्रेन ड्यू टू ओनली द चंपक ट्री। वो चंपक ट्री की वजह से ही उसको सीवियर माइग्रेन है, लेकिन इंस्टेड ऑफ इट शी वांट्स टू सेव द ट्री, वो पेड़ को सेफ रखना चाहती है। बट ऑन द अदर हैंड अ मॉडर्न एजुकेटेड मैन, कौन? ए.के. रामानुजन, वो भूल जाते हैं कि नेचर के प्रति उनकी मॉरल ड्यूटी क्या बनती है। ही इज ईगर टू कट डाउन द चंपक ट्री। वो उन 3 जो चंपक लगे होते हैं ना उनके आंगन के बाहर, जो चंपक ट्री, 3 पेड़ इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि 3 पेड़ ऐसे चंपक ट्री हैं जो उसकी माँ को माइग्रेन देते हैं और जिनको भी पोइट कटवाना चाहता है। ओके, तो इस तरीके से आप इकोलॉजिकल सिस्टम को समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि इकोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब इसमें हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है। हर चीज़ एक दूसरे पर किसी न किसी तरीके से डिपेंड है और किसी न किसी तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है। आई होप कि आपको ये पोइम का इंट्रोडक्शन और पोइट का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। हम इसका दूसरा जो पार्ट अभी जिसके लिए कि आप नेक्स्ट वीडियो देखें, हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, हम उसके दूसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम पोइम का टेक्स्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप को बिल्कुल ये समझ आया होगा, पॉइंट के बारे में समझ आया होगा आपको, पॉइंट के बारे में आपको पता लग गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस पॉइंट के अंदर हम इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके बारे में हमें पता चलता है, किस प्रकार से जो पॉइंट की माँ है वो नेचर के प्रति डिवोटेड है, लेकिन पॉइंट नेचर के प्रति अपनी ड्यूटी को भूल जाता है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और वो उस नेचर का ही पार्ट है जो चंपक ट्री है। इस पॉइंट के अंदर कौन से ट्री की बात की गई है? चंपक ट्री की बात की गई है। ओके, तो मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसका जो पार्ट दूसरा है उसके अंदर हम इस पॉइंट के टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट का इंट्रोडक्शन और पॉइंट का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। आप हमारी इस पॉइंट को लाइक करते रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें, हमें बताते रहें कमेंट्स में आपके जो डाउट्स हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं हमारी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।